Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 6 Maths. Support Material Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variable. क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से 5 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये हमने पहले कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे. सो इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंट बाय टू इक्वेशन आर. तो अगर कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो उनका केस कौन सा होता है? अगर वो कंसिस्टेंट है यानी कि वो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगा या तो कोइंसिडेंट होगा. तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ए इंटरसेक्टिंग, बी पैरेलल, सी ऑलवेज कोइंसिडेंट. हमें पता है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फॉर 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है. y कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ x. y को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इक्वेशन तो हमारा यही है, आपको यही करना है. 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. आपको बस y को रिप्रेजेंट करना है. y को रिप्रेजेंट करना है यानी कि y इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई 3, यानी कि y को छोड़कर बाकी सबको इक्वल टू के उस साइड भेज देना है. तो आपका आंसर क्या होगा? 4 माइनस 2x बाई 3. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by इक्वल टू c. आपको एक कॉमन सॉल्यूशन दे रखा है एंड y एक्सिस इज, और वो जो लाइन है y एक्सिस में है. तो अगर कोई भी लाइन y एक्सिस में होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. तो यहाँ पर y एक्सिस में बोला है तो लिख लेता है y एक्सिस मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 0. ओके, सो इक्वेशन के क्या दे रखा हमारा? ax प्लस by इक्वल टू c. तो लिखेंगे ax प्लस by इक्वल टू c. जहां भी x है वहां पर अब आपको क्या लिखना होगा? 0 लिखना होगा. सो a 0 प्लस b, y का वैल्यू हमें पता नहीं है, इक्वल टू c. ओके, सो a मल्टीप्लाई 0 क्या होगा? 0 प्लस by इक्वल टू c. आपको y का पता करना है तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू c बाई b. सो हमें y का वैल्यू मिल गया c बाई b, और x का वैल्यू तो हमने पहले ही ले लिया था 0. तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0, c बाई b. सो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, 0, c बाई b. क्लियर? नेक्स्ट, इफ ax प्लस by इक्वल टू c. आपको एक इक्वेशन ये दे रखा है एंड lx प्लस my इक्वल टू n. ये सेकेंड इक्वेशन दे रखा है. हैज यूनिक सॉल्यूशन बोल रखा है, ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन है. देन द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट विल बी. तो इन कोफिशिएंट के रिलेशन में इनमें 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा होने वाला है. सो अगर यहाँ पर बोल क्या रखा है? यूनिक सॉल्यूशन. और आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन का जो होता है, यूनिक सॉल्यूशन का जो रिलेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है? a1 by a2 is not equal to b1 by b2. I am right? So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So आपको दोनों इक्वेशन दे रहा है, दोनों इक्वेशन में a1 a2 का वैल्यू पता करना है, b1 b2 का वैल्यू. सो फर्स्ट वन का जो x का टर्म है वो होगा a1, डेट इज a1 में से क्या होगा? a. और यहाँ पर x के पहले क्या है? l, डेट इज l. a2 जो होगा वो होगा हमारा l. इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? b1 बाई b2. b1 किसका कोफिशिएंट होता है? y का. सो y का कोफिशिएंट है b फर्स्ट इक्वेशन में, एंड सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है m. सो b बाई m. ओके, अब ऐसा तो कोई टर्म यहाँ पर हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो देखो यहाँ पर am नॉट इक्वल टू lb है, तो वो हो सकता है. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो a और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो am आ गया, फिर नॉट इक्वल टू का साइन है, फिर b और l को मल्टीप्लाई करें तो हमें lb मिल गया. तो ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्राइंगल abc एंगल c इक्वल टू 3 एंगल b. गिवन देखो, एक ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल एबीसी है, तीनों एंगल के दे रखा है. सी जो है वो 3 एंगल बी के बराबर है. एंगल सी जो है वो 2 एंगल ए प्लस बी उसके बराबर, मतलब एंगल सी के ही 2 बोल रखा है. सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो होगा वो क्या होगा? मतलब ये वाला सारा एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी. ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है? सो शुरू करते हैं. तो गिवन देखो, गिवन क्या है हमारे पास? एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी. ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट गिवन दे रखा है. नेक्स्ट गिवन क्या है? एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी. ये हमारे इक्वेशन नंबर गिवन नंबर 2 है. सो
यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हो। अगर देखो एंगल सी का आंसर ये है, एंगल सी का आंसर ये, तो ऑटोमेटिकली एंगल 3 एंगल बी और 2 एंगल ए प्लस बी आप इक्वेट कर सकते हो। तो हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है? जो 3 एंगल बी को हमने 2 एंगल ए प्लस बी के साथ कंपेयर किया क्योंकि दोनों ही एंगल सी के बराबर है। नेक्स्ट 3 एंगल बी इक्वल टू, इसमें ब्रैकेट को हटा के 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी लिख सकते हैं ऐसे। फिर देखो 2 एंगल ए है और यहाँ पर 2 एंगल बी, तो बी और बी में सब्ट्रैक्शन एडिशन तो कर ही सकते हैं। सो 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए। सो 3 से 2 माइनस करने के बाद क्या मिलेगा हमें? 1 एंगल बी। सो 1 लिखे ना लिखे वो एक ही बात है। सो एंगल बी का वैल्यू मिल गया हमें 2 एंगल ए। क्लियर है? एंगल बी का वैल्यू हमें मिल गया 2 एंगल ए। सिमिलरली एंगल ए का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल ए को यहाँ ही देखो, एंगल ए एंगल बी बाय 2 को इस साइड शिफ्ट कर दिया हमने, तो एंगल ए का वैल्यू मिल गया हमें, एंगल बी का वैल्यू मिल गया। अब एंगल सी का वैल्यू तो हमें दे ही रखा था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि यहाँ पर बोल रखा था ना कि ट्राइंगल ए बी सी और सम ऑफ ट्राइंगल का जो एंगल होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। सो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। एंगल ए का आंसर देखो, एंगल ए क्या है? एंगल ए जो है आपका एंगल बी बाई 2 है, तो एंगल ए की जगह आप क्या लिखोगे? एंगल बी बाई 2। ओके, बस आपको वैल्यू रिप्लेस करना है क्योंकि हम बी के टर्म्स में करेंगे। सो एंगल बी की जगह हम क्या लिखेंगे? एंगल बी। नेक्स्ट एंगल सी के जगह हमारे पास 2 ऑप्शन है, एंगल सी 3 एंगल बी लिखो या तो 2 एंगल ए प्लस बी। अब देखो ये भी हमने बी के टर्म में कर लिया, ये भी बी के टर्म में, तो हमें कौन सा लेना है? एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी। सो एंगल सी की जगह क्या लिखेंगे? 3 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस 3 क्या होगा? 4 एंगल बी। सो एंगल बी बाई 2 प्लस इन दोनों को सम करने के बाद हमें क्या मिला? 4 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट आपका एलसीएम लेना है क्योंकि इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 1 है, और एडिशन में हमें अनलाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेना मस्ट है। सो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। सो यहाँ पर एंगल बी प्लस 8 एंगल बी इक्वल टू 180। सिंपल 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके 8 हो गया एलसीएम किया हमने। ओके, नेक्स्ट 8 प्लस 1 क्या होगा? 9 एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 नीचे था तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और 9 ऊपर था न्यूमरेटर में, तो वो डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट करो 9 1 जा 9 एंड 9 20 जा 180। सो 22 जा इज 40। सो एंगल बी का वैल्यू हमें मिल गया, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका एंगल ए बी सी का वैल्यू निकालना था। आपका एंगल बी का वैल्यू 40 मिल गया, ठीक है। सो देखो एंगल बी यहाँ पर ये वाला होगा ना, सो या तो ऑप्शन बी होने वाला है या तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, लेकिन हमें एंगल सी और एंगल ए पता होने के बाद ही हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। तो एंगल यहाँ करती हूँ मैं, देखो एंगल बी अगर हमारा 40 डिग्री है तो एंगल सी निकालता है, एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी। सो एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी, यानी कि 3 एंगल बी क्या है हमारा 40 डिग्री। सो 3 4 जा 120 डिग्री। सो देखो एंगल सी का वैल्यू क्या है 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आप चाहे तो आप एंगल ऑप्शन जो एंगल है वो भी आप निकाल सकते हो। एंगल ए क्या है? एंगल बी बाई 2, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 2 लिख ही देती हूँ मैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाई 2, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो टफ नहीं है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो तो आराम से आ जाएगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 11 सब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।